जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम स्टैटिक जीके का सीरीज प्रारंभ किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत यह हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहले वीडियो में स्टैटिक जीके के कंप्लीट सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हमने स्टैटिक जीके का प्रथम जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दिया है। अब उसी श्रृंखला में दोस्तों हमने यह वीडियो तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लेकर के आए हैं आपके सामने भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में। ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें अभ्यास प्रश्न हम कराने वाले हैं। इसमें जो हमने अभ्यास प्रश्न है लगभग 80 क्वेश्चनों को रखा है, जो PYQ के रूप में आप देख सकते हो और प्रैक्टिस के रूप में भी आप देख सकते हो। दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इन सभी क्वेश्चनों को, आप बस ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने यदि प्रथम वीडियो नहीं देखा है, जो कि भारत के पड़ोसी देश का जो बनाया गया था, तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तब जाकर के आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मैं आपसे मतलब एक उम्मीद करता हूं या एक अपेक्षा करता हूं कि आप उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आप इस वाली वीडियो को देखेंगे तो आप भीतर ज़्यादा है ना समझ पाएंगे। तो आप देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें कोटेशन ले लेते हैं। उस कोटेशन के बाद में हम वीडियो को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कोटेशन कैसे किस प्रकार से, देखिएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों बस कुछ भी नहीं है, हमें बिल्कुल डेडिकेट होकर के अपने काम में लगे रहना है। हमारा जो रिजल्ट है वो हमें सबको दिखा देगा कि हम कितना मेहनत कर रहे थे। बस हमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है, किसी भी कीमत पर हमारी जो भी निरंतरता है वो नहीं कम होनी चाहिए। हमें भले ही हर दिन पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, लेकिन अगर निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि 1 घंटा पढ़ रही है तो 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए हो और उसके बाद में 2 दिन गायब हो गए हो, ऐसा कतई नहीं करना है। तो सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि हमें डेडिकेट होकर के एक निरंतरता के साथ में जितना भी शेड्यूल आप बनाते हो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी तैयारी को हमें कंटिन्यू रखना है। तो इसमें स्लाइड में देखो हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहले मैं स्लाइड दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं उसको। पहले हम PYQ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो PYQ के लगभग हमने 44 प्रश्नों को रखा हुआ है, जो कि SSC और SSC के जितने भी कैटेगरी के एग्जाम होते हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने इसमें मेंशन किया है। और साथ ही कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो ऐसे रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, उनको भी यहाँ पर क्या किया है, हमने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो मैं अभी इन प्रश्नों को मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये पहले प्रश्न जो हैं इनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये तुम्हारे पेपरों में आए हुए प्रश्न है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा, तो हम समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले प्रश्न में जो भी है मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी डिटेल इसमें जानकारी हो सकती है वो सारी की सारी आपके सामने रखूँ, और हो सके तो आप इसको नोट डाउन करिएगा कहीं पर भी, और नहीं तो क्या आप ऐसे ही सुन लीजिएगा, ठीक है। और आप भी कोशिश करिएगा कि आप पहले से पहले क्या है प्रश्न का आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो हम समझते हैं, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, तुरंत आंसर लगाने की कोशिश करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, धैर्यपूर्वक आंसर करना है, गलत नहीं हो जाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो समझो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न में यदि आप देखोगे, देखिएगा पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है हमारी स्क्रीन पर। डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, ये प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन आपका दिया गया है, ये पाकिस्तान चीन के मध्य डूरंड रेखा है। ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में क्या है, यह डूरंड रेखा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में डूरंड रेखा है।
या भारत और नेपाल के मध्य में डूरंड रेखा है? तो ये प्रश्न कह रहा है। तो इसके संबंध में आप सभी लोग जानते हो, हमें जो है तीन रेखाएं नहीं भूलनी है। ये तीन रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत के हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लगभग इस टाइप से हमारी भारत का मैप होता है। ठीक है, बना लेते हैं, ये है। अब देखो इस तरफ क्या है, इधर इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ अफगानिस्तान है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये नेपाल है, भारत के पड़ोसी देशों में मैंने आपको समझाया था। ये भूटान है, ये बांग्लादेश है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, ये म्यांमार हो जाएगा। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर ये कौन सा देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा चाइना। ये कौन सा देश बनता है दोस्तों? चाइना बनता है। तो चाइना का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। तो प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है? वो पूछ रहे हैं कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डूरंड रेखा जो है दोस्तों, पहले पाकिस्तान, मतलब जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा थी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डूरंड रेखा जो है ये कब बनाई गई है? 1896 में बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना, 1896 में। लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान में यह किस देश के मध्य में है? तो किन दो देशों के मध्य में? तो ध्यान रखना है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य में क्या डूरंड रेखा है? 1896 में बनाई गई है। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ। यानी कि भारत और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के मध्य में देखेंगे, या नोट नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ, भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये कब खींची गई थी? तो 1947 में खींची गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। पूछेगा आपसे भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी रेखा है? तो ये है 0 डिग्री लाइन। क्या है? 0 डिग्री लाइन जो है किस देश के मध्य में लगती है? तो लगती है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। भारत नेपाल के मध्य में कोई सीमा रेखा नहीं है, यहाँ पर आराम से हम आ जा सकते हैं। और पाकिस्तान और चीन के मध्य में भी कोई सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं बोलूँ इधर। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो चीन है, चीन और भारत के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? तो चीन और भारत के मध्य में यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए मैक-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन। तो मैक-मोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के मध्य में है? तो वो है भारत और चीन के मध्य में। यानी भारत का अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा लगती है वो मैक-मोहन रेखा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैक-मोहन रेखा कब खींची गई थी? तो 1914 में खींची गई थी, 1950 के अंदर का। इतना आपको इस प्रश्न के संबंध में आपको ध्यान रखना है। तो अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? इस प्रश्न का आंसर है भारत, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में क्या है? डूरंड रेखा है। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? बी ऑप्शन इसमें आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लेना है। और मैक-मोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को ये वाला एरिया है, तो यहाँ मैक-मोहन रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस स्थिति बन के आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा जो है ना भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है ना? यानी इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि जो थल सीमा है वो भारत किसके साथ नहीं लगाता है, उसके संबंध में चर्चा कर रहा है ना। वो आप देखिएगा, भूटान से भारत की सीमा जुड़ी हुई है, नेपाल से भारत की सीमा जुड़ी हुई है। आप देख सकते हो भूटान जो है देखो ये है, और स्थल से स्थल सीमा लगी हुई है, थल सीमा है। नेपाल देखो ये यहाँ पर है, तो नेपाल से भी क्या भारत की सीमा लगी हुई है। बात की जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के तो अभी बताया ही मैंने आपको, रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान के मध्य में, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये क्या है? ये भारत है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या सीमा रेखा है? ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है, जो अभी पहले प्रश्न में देखा है। लेकिन हमने कल आपको समझाया था कि नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन श्रीलंका जो है भारत से स्थल की सीमा नहीं लगाता है, क्योंकि भारत से श्रीलंका की दूरी 31 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य से। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ में किस देश की थल सीमा नहीं लगती है, तो वो देश कौन सा हो जाएगा? मतलब श्रीलंका हो जाएगा। तो श्रीलंका की क्या है, जो सीमा है वो नहीं लगती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्थिति बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आप आ जाइएगा, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये पूछ रहा है किस चीज़ में? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यानी इंडोनेशिया में लगभग हम कह सकते हैं 13,000 प्लस द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000 से अधिक द्वीप हैं, ध्यान रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया जो है दुनिया में सबसे मतलब सर्वाधिक जो देखा जाए, मतलब ये हम इसको ऐसे समझ ले रहे हैं कि जो इंडोनेशिया है यह एक मुस्लिम कंट्री है, एक शांत कंट्री रहती है, इस आधार पर बन जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इंडोनेशिया क्या है? द्वीपीय देश है।
तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसको आपको लगा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। 4 नंबर देखो, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है, मतलब किस हिमालय में स्थित है, यानी भूटान जो है वो किस हिमालय में स्थित है। तो ध्यान रखना है, भूटान जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। कौन से में स्थित है, पूर्वी हिमालय। यदि आप देखोगे हिमालय को अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो हिमालय जो है वो किस तरह पड़ेगा, यहाँ देखो तो ये हिमालय है यहाँ पर, तो ये हिमालय है। तो हम देखेंगे तो देखो ये हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय है, तो देखो अब यहाँ पर ये भूटान है, भूटान है। तो आप अगर इस लोकेशन देखें तो कहाँ पड़ रही है, पूर्वी। कहाँ पड़ रही है, पूर्वी। तो भूटान जो मतलब है वो किस हिमालय में स्थित है, तो पूर्वी हिमालय में स्थित है, पूर्वी हिमालय में, ठीक है। तो हमने अभी 4 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चनों पर जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा। पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर बलदेव सर एटा डालिएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर तुम्हें ये इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात किया जाए तो समझिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्या कर रहा है वो, कोलंबो किस देश की राजधानी है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे बताया था आपको कोलंबो किस देश की राजधानी है। तो ये श्रीलंका की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, श्रीलंका की। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें, राइट हो जाएगा। यानी श्रीलंका की 3 राजधानियों के बारे में हमने चर्चा किया था। श्रीलंका की प्रारंभिक राजधानी कैंडी थी, इसकी दूसरी राजधानी कोलंबो है, इसकी वर्तमान राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम है। तो श्री जयवर्धनेपुरा जो है वो कहाँ पर है, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी के रूप में हम देखते हैं। तो इसकी 3 राजधानियाँ थी, जिनमें से कोलंबो भी क्या थी, एक राजधानी थी। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है बताइएगा। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है, नेपीदा है, नेपीदा क्या है, म्यांमार की राजधानी का नाम है। और नेपाल की राजधानी आपको पता होना चाहिए, काठमांडू है। क्या है, काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। ये आपके एकदम उंगलियों पर रहना चाहिए प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। वो पूछ रहा नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो देखो नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है, राइट। और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया है। तो अब प्रश्न वही आ गया, मतलब म्यांमार की मुद्रा का नाम। तो अभी जस्ट देखो हमने बात किया है, इसकी राजधानी नेपीदा है म्यांमार की। तो मुद्रा का नाम क्या है, क्यात। क्यात जो मुद्रा है वो किस देश की मुद्रा है, तो वो म्यांमार की मुद्रा है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका म्यांमार। यानी म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है, क्यात है, यानी कि रुपया नहीं है। तो इसके हिसाब से ये आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी। देखो अभी हमने जस्ट बात किया कोलंबो, ये दूसरी राजधानी श्रीलंका की, लेकिन प्रथम राजधानी कौन सी थी, कैंडी थी। क्या थी, कैंडी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। यानी श्रीलंका की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, कैंडी थी। तो कैंडी आप लगा सकते हो, ये कैंडी बन जाएगी, ठीक है। जाफना क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो श्रीलंका है, श्रीलंका की अगर हम समझे थोड़ा सा तो समझिएगा दोस्तों। श्रीलंका का यदि मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा, देखो समझो श्रीलंका के बारे में। देखो समझो, आप मैं ही चित्र बना के समझा दे रहा हूँ, देखिएगा खुलने लिए फाइल। ये श्रीलंका कुछ इस टाइप से रहता है और ये यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका का उत्तरी जो एरिया है उसे जाफना कहते हैं। क्या कहते हैं, जाफना। मैंने आपको कल बताया था जाफना कहाँ है, तो श्रीलंका का उत्तरी जो द्वीप रहता है वो क्या है, जाफना हो जाएगा। अनुराधापुरा ये वहाँ जगह है, और पोलोननो रूबा ये क्या है, वहाँ पर ये एक छोटा सा शहर है। तो कैंडी क्या थी, इसकी सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद क्या बनी, कोलंबो बनी। वर्तमान में क्या इसकी राजधानी है, तो श्री जयवर्धनेपुरम जो राजधानी है वो यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ये लगा देना है। रावलपिंडी में क्या है, गुरु नानक का जन्म हुआ है। कराची किसकी राजधानी है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी का नाम कराची है। सिंध प्रांत की राजधानी का नाम कराची है। लाहौर किसकी राजधानी है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी का नाम क्या है, लाहौर है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी का नाम लाहौर हो जाएगा। इस तरह से आप कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया, इस तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट समझिएगा। अब ये खुला है, कोई नहीं देखिएगा, ठीक है। अब मैं बाद में देख लूँगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर ले रहे हैं, अगर आपको कम दिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो समझो,
क्वेश्चन नंबर देखो क्या प्रश्न दिया गया है, समझो। इनमें से किस देश में सबसे छोटी सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। क्या इंडिया में पैसा कहा जाता है? कहा जाता है भैया, हम तो कहते हैं अक्सर कि पैसा पैसा दो, कहते नहीं कहते? तो इंडिया में पैसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे की वैल्यू अब इंडिया में नहीं रही है, लेकिन पैसा हम बोलते रहते हैं, हमारे शब्दों में रहता है। अब वो कह रहा है कौन से देश में नहीं कहा जाता, ये पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक। तो नहीं कहा जाता तो समझ लीजिएगा, भारत में पैसा कहा जाता है, रुपया भी कहा जाता है। नेपाल में पैसा कहा जाता है, रुपया भी कहा जाता है। पाकिस्तान में पैसा कहा जाता है और रुपया भी कहा जाता है, लेकिन श्रीलंका में नहीं कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि देखो प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में कि इनमें से कौन सा देश है जिसमें सिक्के को पैसा नहीं कहते हैं। तो प्रश्न में सिक्का पैसा नहीं है, उसे रुपया ही कहते हैं। तो वो किसे है, वो कौन सा देश है? श्रीलंका देश है, जिसमें हम क्या कहते हैं, मतलब पैसा नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, माली है ना, माली जो है किस देश की राजधानी है? माली। तो माली आप देख सकते हो, माली किस देश की राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? माली है। मालदीव की राजधानी का नाम माली है, तो ध्यान रखना मालदीव की राजधानी माली हो जाएगी। मालदीव की मुद्रा का नाम रुपया हो जाएगा, जो मालदीव की रुपया होता है इसका। मालदीव एक ऐसा देश है, कैसा देश है? पर्यटन देश है, ठीक है। और ये किस मतलब सागर में स्थित है? आपको ध्यान रखना हिंद महासागर में स्थित है, ये कल बताई थी आपको सारी चीजें। मॉरिशस की राजधानी का नाम पोर्ट लुई है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुई, पोर्ट लुई है। मॉरिशस एक हिंदू राष्ट्र है, मॉरिशस में देखा जाए तो हिंदी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस की यदि बात किया जाए तो मॉरिशस की मुद्रा का नाम भी क्या है? रुपया है। मॉरिशस किस मतलब महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो मॉरिशस जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह भी मेडागास्कर से लगभग 900 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ना, उत्तर पूरब की ओर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि उससे क्या है, उससे 900 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित है मॉरिशस, आपको ध्यान रखना है। इसमें मॉरिशस में बहुत सारे हिंदी शिखर सम्मेलन हुए हैं, हमारे यूपीएससी एग्जाम में पूछी भी गई है मॉरिशस के संबंध में, जो हिंदी शिखर सम्मेलन होते हैं उसके संबंध में। लक्षद्वीप की बात की जाए दोस्तों, तो लक्षद्वीप हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या? कवारत्ती है। क्या राजधानी है इसकी? कवारत्ती। यानी कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का और इसकी राजधानी का नाम क्या? कवारत्ती। क्या राजधानी है इसकी? कवारत्ती। मलेशिया, मलेशिया जो है ना आसियान कंट्री है, मलेशिया की राजधानी का नाम क्या? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी का नाम कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी का नाम कुआलालंपुर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माले किस देश की राजधानी है? मालदीव की राजधानी है। किस देश की राजधानी हो जाएगी? मालदीव की, ठीक है, ये लगा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देखिएगा। भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये पूछ रहा है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा है ना क्या है, यानी रूप में किसे जाना जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है जोंगखा, जोंगखा जो है ये भूटान की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो ध्यान रखना जोंगखा है। भूटान की राजधानी का नाम थेम्पू है। भूटान की मुद्रा का नाम न्यूगल्ट्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताला चोखा दोगाछू ये परियोजना भारत सरकार के द्वारा कहाँ चलाई जा रही है? भूटान में चलाई जा रही है। भूटान को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये सभी प्रश्न किसके हैं? भूटान के संबंध में रहेंगे, ये आपको कर लेना है। ये हम सब कुछ आपको जो प्रीवियस की जो वीडियो है उसके अंदर बता दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए दोस्तों तो देखिएगा क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करोगे क्या है? निम्नलिखित में से खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? ये पूछ रहा है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना है। तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चिनलोन है। कौन सा खेल है दोस्तों? चिनलोन जो है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। और लेथ वेई खेल ये कहाँ खेला जाता है? म्यांमार में खेला जाता है। म्यांमार का खेल क्या है? लेथ वेई है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में ही, तो जो फुटबॉल है, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फुटबॉल जो है ना श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हम इसे लगा देंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन क्लियर हो गए। तो प्रश्न इसमें क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लेथवेई भी खेल म्यांमार में खेला जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल नहीं है, एक मतलब छोटा मोटा खेल रहता है वहाँ पर, थोड़ा बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन चिनलोन जो है वो इसका म्यांमार का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? राइट माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत से थाईलैंड हाईवे है ना, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है?
भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है, ये यहाँ प्रश्न पूछना चाह रहा है आपसे। तो आप देख लीजिएगा, तो किस देश से होकर गुजरता है, तो म्यांमार से होकर गुजरता है। किस देश से होकर गुजरता है दोस्तों, म्यांमार से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो म्यांमार से, यानी कि जो थाईलैंड देखो इसके नीचे में दिखाना चाह रहा हूँ, इसको दिखाई दे रहा हूँ आपको, देखो देखिए, यानी कि ये कहाँ पर है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। देखो अगर आप देखोगे तो ये म्यांमार है, इसको हम आगे और ले रहे हैं। देखो ये है, ये थाईलैंड, देखो ये वाला एरिया थाईलैंड का है, ठीक है। अब ये थाईलैंड है, तो अगर हम थाईलैंड को थोड़ा देखें यहाँ पर, तो ये थाईलैंड है, ठीक है। इसको और जूम कर लें थोड़ा सा, देखिएगा। इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। चूँकि हमें इतने की आवश्यकता है तो हम पूरा क्यों रखें इसको, ठीक है। इतनी से हमारा काम चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जितना भी हमारा क्वेश्चन है वो सब इसी से रिलेटेड है, तो हम आराम से इसे निकाल देंगे, समझिएगा। देखो देखिएगा, अब यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि सर थाईलैंड जो हाईवे है ना, ये दिया गया। देखो ये थाईलैंड है, यहाँ पर क्या ये थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये थाईलैंड वगैरह यदि आप देखोगे, देखो ये थाईलैंड है, ठीक है, ये थाईलैंड है। अब ये थाईलैंड पूरा यहाँ पर मान लेना, ये थाईलैंड है। अब थाईलैंड से यहाँ से हाईवे जा रहा है, तो म्यांमार से होते हुए कहाँ जा रहा है, इंडिया में आ रहा है। म्यांमार से होते हुए कहाँ जा रहा है, इंडिया में। तो ये जो पूछ रहा है कि किस देश से होकर ये हाईवे जाता है, तो वो प्रश्न कर रहा है आपसे, तो किस देश से होकर जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो म्यांमार से होकर के जाता है। वही प्रश्न यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप समझिएगा क्या कह रहा है वो। देखो प्रश्न में भारत से, है ना, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर के गुजरता है, तो वो अभी मैं बता दिया, अमीर में म्यांमार से गुजरता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। नेपाल से नहीं जाता है, चाइना से नहीं जाता है, नहीं पाकिस्तान से जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जामदानी बुनाई, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ हुई है, ये प्रश्न पूछ रहा है। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ हुई है, ये पूछना चाह रहा है आपसे, तो बताइएगा कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई है, बांग्लादेश में। तो जामदानी बुनाई जो है वो कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में, ये आपको ध्यान रखना है। जामदानी बुनाई कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंतर्गत हो जाएगी, ठीक है। चाइना में नहीं है, ना नेपाल में है, ना ही बर्मा में है, यानी कि ना म्यांमार में है, ठीक है। इस प्रश्न को आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बांग्लादेश में। तो इंपोर्टेंट है, देखो एसएससी 2019 में वो प्रश्न है। तो जामदानी बुनाई कहाँ पर है पारंपरिक कला के रूप में, तो ये हो जाएगी म्यांमार के अंतर्गत, ठीक है, मतलब बांग्लादेश के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। 15 क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो इसमें आप देखो, बांग्लादेश की संसद में, है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर जवाब है दोस्तों 350 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ऐसे एक संसद का एक और प्रश्न पूछ दिया उन्होंने, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्यों की संख्या है, तो इसमें 225 है। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 225 हो जाएगी। इसके अलावा 2-3 संसदों के नाम, यानी कि जो संख्या है वो और नोट कर लीजिए यहीं पर ही, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की संसद में कितने सदस्य हैं, 342। पाकिस्तान की संसद में कितने सदस्य हैं, तो 342 है, ये भी आपको यही नोट कर लेना है। इसके अलावा एक और रख लेना, 275 नेपाल की संसद में। नेपाल की संसद में कितने कितने मतलब नेपाल की संसद में सदस्य हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 275 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 275। तो ये 2-3 प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा, हम लगा लेंगे यहाँ पर। यानी कि श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं, तो 225 हैं। और बांग्लादेश की संसद में कितने सदस्य हैं, तो 350 है। पाकिस्तान की संसद में 342 है। नेपाल की संसद में कितने हैं, तो 275 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, यदि आगे हम देखें तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, देखो समझो प्रश्न क्या रहा है, क्या कह रहा है, जानकू एक शब्दावली है, जीवन के उत्सव के रूप में, जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली, है ना, देश की अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। मतलब किस देश की अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, ये पूछना चाह रहा है। श्रीलंका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो किस देश की जानकू
एक सांस्कृतिक प्रथा है। तो दोस्तों ये नेपाल की क्या है, सांस्कृतिक प्रथा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रश्न ये पूछा गया 2019 में SSCGL में, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले जो वीडियो आपको नॉलेज वाली जो दी गई थी उसको, जिसमें आपको पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया है, तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर इन प्रश्नों को लगाओगे तो बहुत ज़्यादा सहज महसूस करोगे। सब कुछ ये बताया गया उस वीडियो में। अब देखिए, वहाँ बनाइए अपना नोट्स, तब इसको देखने आओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो हम आगे बात करते हैं, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहा है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों क्या है, तो वो हो जाएगा काला कौवा। क्या हो जाएगा, काला कौवा। और ये भी उस वीडियो में हमने बताया वो सारी चीज़ें, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, बाकी आप इसे ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए तो इसको समझिएगा। देखो, सिंधु जल समझौते की बात कर रहा है। सिंधु जल समझौता कब हुआ है, 1960 में, ठीक है, 60 में ये जल समझौता हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर किए थे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या ये हुआ, तो पाकिस्तान ऑप्शन में है, पाकिस्तान ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं। कौन कौन सी, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। तो जो उत्तर की 3 नदियां हैं, जिसमें कौन कौन सी, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है। इन 3 नदियों का 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का प्रयोग हिंदुस्तान करेगा। उसके बाद दक्षिण की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी, तो रावी, व्यास, सतलज। इन दक्षिण की 3 नदियों का जो पानी है 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। इसी समझौते को बोलते हैं सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में किया गया था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि है। अब ये देखो CGL में प्रश्न पूछा गया है, किस देश के राष्ट्रीय कवि है, तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि है, तो बांग्लादेश का ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखो क्या दिया गया है, पढ़िएगा। देखो इसमें प्रश्न है दसईं जो है, दसईं अब डट करके दे रहा है, का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। मतलब किसका सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है पूछना चाह रहा है, किस देश का, म्यांमार का, भूटान का, ठीक है, श्रीलंका का या नेपाल का। तो दसईं जो दोस्तों त्यौहार है वो कहाँ का है, तो वो नेपाल का दसईं जो त्यौहार है वो है। जाना नेपाल से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। देखो 2019 में इससे पहले पूछ लिया गया है जानपुर वाला, और ये देखो दूसरा प्रश्न फिर आ गया दसईं। तो दसईं कहाँ का त्यौहार हो जाएगा, तो ये नेपाल का त्यौहार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए, है ना, डैश करके दे रखा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। मतलब सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजाब में क्या किया हुआ है, एक तलवार पकड़े हुए है। यह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसकी बात कर रहा है। अब ऑप्शन यहाँ दिए गए, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए श्रीलंका है, ऑप्शन बी भूटान है, ऑप्शन डी म्यांमार है, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, पाकिस्तान है। तो इसमें किसका ये राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आप लगा दीजिएगा इसमें, श्रीलंका का। यानी सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए है, यह राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो किस देश का है, तो वो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, करिएगा इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 23 में यदि आप देखो तो देखो क्या दिया गया है, भारत, है ना, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद जो कि कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है, ये पूछना चाह रहा है। कटास राज मंदिर परिषद कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन दे रहा है आपको, देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान, और ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो इसमें जो कटास राज मंदिर परिषद जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है पाकिस्तान में। एक नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट है, कब पूछा गया, देखो 2021 में पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको, है ना, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो बांग्लादेश, है ना, डैश करके दे रहा है, तक पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान कब बना है,
1947 में बना था। कब बना था? 1947। और बांग्लादेश कब बना है? 1971 में बना है। तो इसका मतलब 1947 से 71 तक। अब देख लो 1947 से 73 तक नहीं, गलत है। 1948 से 75 नहीं, गलत है। 1948 तो है ही नहीं है, ठीक है, 48 से यहाँ पर आइए। देखो 1947 से 71, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो मतलब अभी पाकिस्तान है उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन इनके मध्य में क्या हो गया? विवाद हो गया था। जो कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि शेख हसीना के क्या है? पिता हैं। वर्तमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनके पिता कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें हम बंगबंधु कहते हैं। उन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश। तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, ये बांग्लादेश को बनाया गया था, जिसमें किसका हाथ था? इंदिरा गांधी जी का हाथ था। इसी मतलब आपने देखा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? 17,000 जो फौजी थे पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत की सेना ने उन्हें, है ना, उनको घुटने टिका दिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। 25 क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा क्या है, गोंगसा, है ना, ये पूछ रहा है गोंगसा, गोंगसा उगेन वांगचुक, ये नाम है एक व्यक्ति का, गोंगसा उगेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के सम्राट बने? यानी पहले सम्राट है भूटान के। स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोंगसा उगेन वांगचुक, चूंकि भूटान से हमारी बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें ये प्रश्न को हाईलाइट रखना है थोड़ा सा। तो आप समझिएगा 1901 में ये मतलब क्या बने? पहले सम्राट बने। 1910 में बने थे, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है 1905 में, या ऑप्शन डी है 1907 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि गोंगसा उगेन वांगचुक भूटान के प्रथम सम्राट जो बने थे वो कब बने थे? तो 1907 में बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन नंबर, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर क्या है? ये पूछना चाह रहा है। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर क्या है? कोलंबो है, ध्यान रखना है। हालांकि कोलंबो इसकी पहले राजधानी भी रह चुकी है। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा है। जबकि हम बात कर चुके हैं कि श्रीलंका की प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कैंडी थी। तो 3 राजधानी श्रीलंका की थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब प्रश्न जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? क्या श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर क्या है? तो वो क्या है? कोलंबो था, ध्यान रखना है। अब देखो यही प्रश्न कब आया? 2020 में आया हुआ है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको कर लेना है। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को पढ़ते हैं दोस्तों। 27 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो क्या? किरीबात, किरीबात शब्द क्या है? किरीबात, किरीबात डैश कर दे रहा है का चावल, चावल से बनाने वाला एक पकवान है। चावल से बनाने वाला एक पकवान है। किस देश का ये पकवान है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन और भी है, नीचे देखते हैं। 2 ऑप्शन और होंगे इसके। किरीबात, देखो ये 2 ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, समझ लीजिएगा। यानी कि किरीबात भूटान का चावल से बनाने वाला पकवान है, यानी ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी श्रीलंका का है। ऑप्शन सी है म्यांमार का है। और ऑप्शन डी है नेपाल का है। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? श्रीलंका, यानी ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा। यानी किरीबात जो है ये एक क्या है? श्रीलंका का चावल से बनने वाला एक पकवान है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। किरीबात शब्द क्या है? किरीबात। तो श्रीलंका से भी बहुत सारे प्रश्न स्टैटिक में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें गंभीरता रखनी है, भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में ध्यानपूर्वक हमें अध्ययन करते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखिएगा 28 क्वेश्चन को हम समझते हैं। 28 क्वेश्चन देखो क्या है। तो क्या रहा है? जांगोवा, क्या है? जांगोवा, जांगोवा अथवा जौनपो, जांगोवा अथवा जौनपो ये शब्द है। एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है, एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन डैश करके में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। मतलब कहाँ पर इसका मतलब पालन किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। जांगोवा अथवा जौनपो, जौनपो जो है एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है, मतलब किस देश में इसका पालन किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी भूटान में, ऑप्शन डी पाकिस्तान में। तो बताइए आप किस में किया जाता है इसका पालन जो रहता है वो। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी नेपाल है, ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो नेपाल से भी देखो लगातार अगर आप देखो तो प्रथाओं या रिवाज के संबंध में प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्रथाएं और रिवाज नेपाल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा गंभीरता से आप अध्ययन कीजिएगा। हो सकता है कि आगे जो भी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें आपको प्रश्न देखने को मिले। तो आपको ध्यान रखिए 3-4 प्रश्न तो हमारे इसी सेट में मिल गए हमको इसके संबंध में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान का संविधान,
है ना, कब लागू किया गया था, ये प्रश्न आ रहा है। देखो पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था, 2019 में प्रश्न आया हुआ CGL वाले में। तो पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू किया गया, 1973 में, 1947 में, या 1965 में, या 1952 में, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों राइट। यानी पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ है, 1973 में। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था, 1973 में लागू हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये भी कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करिएगा। देखो 30 क्वेश्चन को देखिएगा। 30 क्वेश्चन में यदि हम देखें तो इसमें क्या है, देखो नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान, है ना, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया है, ये पूछना चाह रहा है, किस वर्ष अपनाया है। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया है, तो ये अपनाया 2015 में, ठीक है। यानी पाकिस्तान ने 1973 में लागू किया है, और नेपाल ने 2015 में, और श्रीलंका ने 1978 में, ठीक है। श्रीलंका ने कब किया है, 1978 में किया है। ये तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, तीनों ही प्रश्न आ चुके हैं पेपर में, अभी तक ध्यान रखना है। पूछेगा श्रीलंका ने अपना संविधान कब लागू किया, 1978 में। पाकिस्तान ने अपना संविधान कब लागू किया, 1973 में। और ये जो एक प्रश्न है कौन सा, नेपाल का, तो नेपाल ने कब किया, 2015 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो 31 प्रश्न क्या है, मरफती के गाने डैश करके दे रहा है कि पारंपरिक लोकगीत हैं। देखो ये आजकल लोकगीत वगैरह प्रथा वगैरह बहुत ज़्यादा, देखो पारंपरिक है ना, कल्चर के संबंध में पूछ रहा है। तो किसका है, किस देश का, मरफती गाने किस देश में मतलब ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, या पाकिस्तान में, या नेपाल में। तो मरफती गाने दोस्तों किसमें प्रसिद्ध है, तो बांग्लादेश में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें प्रसिद्ध है, बांग्लादेश में। मरफती गाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बांग्लादेश जो है ना प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो क्या है, देखो ड्रेस करके दे रहा है, न केवल श्रीलंका की पहली महिला, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मतलब प्रश्न है कि वह कौन महिला है जो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री ना हो, मतलब थी, बल्कि ये पूरी दुनिया की भी क्या पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये जो महिला है वो कौन है, तो ऑप्शन दे रहा है सिरिमावो भंडारनायके, सिरिमावो भंडारनायके। ऑप्शन ए उपेक्षा सोडमाली, ऑप्शन डी रोजी सेनानायके, उसके बाद चंद्रिका कुमार तुंगा, चंद्रिका कुमार तुंगा। तो इसमें जो आंसर राइट होगा वो आंसर राइट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीलंका और विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो सिरिमावो भंडारनायके। सिरिमावो भंडारनायके जो है ये दुनिया की प्रथम प्रधानमंत्री और श्रीलंका की भी क्या है प्रथम प्रधानमंत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा प्रश्न है, स्टैटिक के हिसाब से CGL में आया भी है 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। 32 हो गया। नेक्स्ट करिएगा 33 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 33 क्वेश्चन में क्या है, देखो समझो क्या कहना चाह रहा है, देखो समझिएगा। इसमें कह रहा है आपके सामने कि सर निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित है, ये पूछ रहा है। भारत और चीन के बीच स्थित है ना, एक पहाड़ी दर्रा है, मतलब पहाड़ी दर्रा पूछ रहा है। दर्रे के संबंध में दोस्तों क्या है प्रश्न दे रहा है वो, तो समझने की कोशिश करोगे तो समझो क्या कह रहा है। खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में, ये आपको पहले ही हम कल के वीडियो में बताए थे। खैबर है, गोमल है, ये सब दर्रे कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पांगसू दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, तो पांगसू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, एक पूर्वी राज्य है ना, वहाँ पर है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, ये हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जो है ना, काराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित है, जो कि कहाँ पर, अक्साई चीन और सियाचिन के बीच में है। इसका मतलब यह है कि भारत और चीन के मध्य में कौन सा दर्रा मतलब है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी काराकोरम दर्रा जो है वो क्या है, भारत और मतलब चाइना के मध्य में है, तो वो काराकोरम है। दुनिया मतलब पूछेगा तुमसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है, ध्यान रखना। किस ग्लेशियर के पास में है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, उसी के पास में क्या है, ये काराकोरम दर्रा है, जो कि चाइना ने क्या किया, भारत का एक मतलब टुकड़ा है, कब्जा लिया है, जिसका नाम अक्साई चीन है, तो वो उसके मध्य में क्या है, ये काराकोरम दर्रा है, वहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, देखो समझो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि LAC है ना, LAC क्या बोला, वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है भारत और किसके मध्य में है, LAC जो लाइन है वो किसके मध्य में है, तो LAC जो लाइन है भारत और किसके मध्य में दोस्तों, चाइना के मध्य में है ना, चाइना के मध्य में है LAC। मतलब भारत का जो एरिया है ना एक,
अक्साई चीन, जो कि उन्होंने कब्जा रखा है। तो अक्साई चीन और भारत के मध्य में जो मतलब सीमा रेखा है उसका नाम LAC है। क्या है? LAC। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि POK जो एरिया है वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, तो पाकिस्तान के POK और भारत के मध्य में कौन सा मतलब सीमा रेखा है, तो उसका नाम है LOC। क्या नाम है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से हो जाएगा जी। ठीक है, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा वैसे बोलेंगे। तो LAC चाइना के मध्य में है और LOC किसके मध्य में? तो पाकिस्तान के मध्य में। किसके मध्य में? पाकिस्तान। तो इस यहाँ पर ये कौन सा राइट माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। देखो सॉल्व करो 35, 36। देखो तो 35 क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो समझिएगा। 35 क्वेश्चन की बात किया है दोस्तों। देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अपनी सीमा साझा नहीं करता, ये प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखो, ऑप्शन ए नागालैंड के साथ, ऑप्शन बी त्रिपुरा के साथ, ऑप्शन सी असम के साथ, ऑप्शन डी मेघालय के साथ। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कल मैंने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, इधर देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्रमानुसार मैप के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैप में आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये कौन सा मतलब चीज़ है वो देख ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखिएगा कौन सा हो जाएगा। देखो मैप में आप एक बार देख लीजिए, मैप दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में आप देख सकते हो बांग्लादेश की जो सीमा है वो कहाँ लग रही है। देखो बांग्लादेश है, तो अब देखो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। अब ऑप्शन उसमें दे रहा नागालैंड। देखो नागालैंड यहाँ पर है, तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये सीमा साझा नहीं करते हैं किससे? बांग्लादेश से। किससे नहीं साझा करते? बांग्लादेश से। इसका मतलब देख लीजिए वहाँ प्रश्न क्या दिया गया है, उसके हिसाब से इसका आंसर करिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। आंसर आपके सामने दिख रहा है कि बांग्लादेश से कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, तो नागालैंड साझा नहीं करता है। त्रिपुरा के बारे में देखा जाए तो क्या है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, यानी भारत का एकमात्र राज्य। या प्रश्न पूछता है भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो 3 ओर से घिरा हुआ है कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। मेघालय साझा करता है सीमा, असम भी सीमा साझा करता है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो पूछ रहा है नहीं, तो नहीं के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी, ये पूछ रहा है। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? आपको दिख रहा है श्रीलंका से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी इसी में, यानी 5वां क्वेश्चन चल रहा है, देख लो ये है ना। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है श्रीलंका हमारे लिए। तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब किया था? यानी 1545 में, 1678 में, या 1505 में, या 1670 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1505 में क्या हुआ था? श्रीलंका की खोज किया था पुर्तगालियों के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन को देखिएगा। तो 37 क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो समझिएगा यहाँ पर 37 देखो, तो अब इसमें हम समझते हैं देखो क्या क्या है दिया गया प्रश्न में, तो समझे उसको। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये पूछ रहा है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, कल मैंने आपको ये बताया भी डिटेल वीडियो में, जहाँ भूटान पढ़ा रहे हैं वहाँ पर मैंने पूरी चर्चा की है इसके बारे में। तो कृपया करके जितने भूटान में पर्वत हैं सबके बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप वहाँ जाके देखो, फिर यहाँ पर आंसर करो। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है गंगखर म्यूनसम, या कुलाकांगरी, ठीक है, या जोमो लहारी, या गिप्पो मोची। क्या हो जाएगा? गिप्पो मोची। तो अब वो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा पूछ रहा है। तो सबसे ऊंचा कौन सा? गंगखर है। कौन सा हो जाएगा? गंगखर प्यूनमस है। क्या हो जाएगा? प्यूनसम। गंगखर प्यूनसम जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर इसमें ए माना जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं आगे, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा, ये पूछ रहा है। म्यांमार एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है, इसका मुख्य धर्म क्या है? इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो यहाँ पर रहते नहीं। जैन धर्म भी नहीं है, ध्यान रखना। ईसाई लोग भी नहीं, इसमें कम रहते हैं। लेकिन इसका बौद्ध धर्म जो है इसका मुख्य धर्म है। तो पूछेगा आपसे कि जो म्यांमार है
इसका मुख्य धर्म क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 106 किलोमीटर, ऑप्शन बी 601 किलोमीटर, ऑप्शन सी 575 किलोमीटर, ऑप्शन डी 755 किलोमीटर। तो बता दीजिएगा। देखो 2020 में पूछा गया है सीपीयू में, है ना, सीपीयू में एसएससी के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना। हम क्या करें, अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगाता है, ये क्या है, 106 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर जो लगती है वो किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है, तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। पीओके वाला एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये लगती है यहाँ पर। तो 39 क्वेश्चन के अंतर्गत हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो। ठीक है, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम देखें तो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा, है ना, ये पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान। पोलो मैदान डैश करके दिया है, पाकिस्तान में स्थित है। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। अब उस मैदान का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो उस मैदान का नाम क्या हम समझते हैं, सांदूर नाम है, ओकारा नाम है, या कसूर नाम है, या अटक नाम है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो में जो मैदान है उसका नाम सांदूर मैदान है। ये सांदूर मैदान किस देश के अंतर्गत आता है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखो 41 प्रश्न को देखते हैं। 41 प्रश्न में क्या है, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, है ना, का निर्माण करते हुए एक नया संविधान, है ना, अपनाया गया है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रश्न का आंसर बताइए क्या है, 1978 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1980। बताओ कौन सा हो जाएगा। अभी जस्ट बताया हुआ है, पाकिस्तान का 1973 में बना है ना, और श्रीलंका का 1978 में बना है, नेपाल का 2015 में। तो आप देख लीजिएगा 1978 क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यानी कि नया संविधान जो श्रीलंका ने अपनाया है वो कब बनाया है, 1978 में। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1978। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखो क्या है 42 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया, देखिएगा, नेपाल देश, है ना, नेपाल देश को प्रांतों में बांटा गया, मतलब कितने प्रांतों में बांटा गया नेपाल को, ये पूछना चाह रहा है वो। यानी 5 प्रांत है नेपाल में, 7 प्रांत है नेपाल में, या 4 प्रांत है नेपाल में, या 6 प्रांत है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नेपाल में 7 प्रांत है। कितने प्रांत है, 7। जिस प्रकार से भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से नेपाल में कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं, यानी प्रांत कितने हैं, 7 हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिएगा 43 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किस देश में, है ना, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद, ये पूछ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद का जो है वो किस देश में है, ये पूछ रहा है। यानी उत्तराखंड, मतलब क्या यूके में है, यूके मतलब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन में है, भारत में है, या चाइना में है, या जापान में है। बताइए कहाँ पर है, ठीक है, बता दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कहाँ हो जाएगा, चाइना। दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहाँ पर है, चाइना में है। चाइना की संसद का नाम बताओ क्या है, चाइना की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस किस देश की संसद है, तो चाइना की है। कल मैंने वीडियो में आपको पूरा बताया हुआ डिटेल में, वहाँ जाके देखो चाइना का क्या दिया गया है, उसमें पूरा जितना क्वेश्चन बनता है सब कुछ बता दिया है। तो देखिएगा वहाँ पर कम से 20 क्वेश्चन की चर्चा की है चाइना के संबंध में, ठीक है, स्टेट के बारे में। यूके की संसद का नाम संसद ही है। कुछ जगह संसद जो है यानी पार्लियामेंट की जननी किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं। पार्लियामेंट की जननी किसे कहेंगे, ब्रिटेन को कहते हैं। हमारी संसद का नाम पार्लियामेंट है। जापान की संसद का नाम बताओ, डाइट है। क्या है, डाइट। तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइट हो जाएगा, डाइट। तो डाइट किस देश की संसद है, तो जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, ये बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये आज का हमारा इस मतलब PYQ में ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, देखो समझो क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक कोटेशन है, कोटेशन पढ़ेंगे, फिर आगे जो भी अभ्यास प्रश्न है उनको लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा, देखो क्या है, तो पूछ रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली, पता होना चाहिए आपको। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। तो लियाकत जो अली हैं वो क्या है,
पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा, उन्होंने क्या पूछा, राष्ट्रपति के संबंध में पूछा है। तो पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए दे रहा है जुल्फिकार अली भुट्टो, याहा खान, इसके अलावा ए इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान। तो इसमें कौन सा राइट माना जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? इस्कंदर जो मिर्जा है वो क्या थे? पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, इस्कंदर। जबकि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली, जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। याद रखना, जब वो आज़ाद हो गया भारत, मतलब और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तो उस समय लियाकत अली कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में क्या हुए थे? प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसमें राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इस्कंदर। कौन रहे हैं? इस्कंदर मिर्जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक मोटिवेशन कोड लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो मोटिवेशन कोड इस प्रकार से, देखिए समझ लीजिएगा क्या है मोटिवेशन कोड। समझिए क्या कह रहा है? उम्मीद की किरण, है ना, उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो पर निराशा से बेहतर होती है। उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो पर निराशा से बेहतर होती है। कहने का तात्पर्य यह है, हम भले ही कितने भी लो फील कर रहे हो, कितने भी नेगेटिव हो, हमारे नंबर भले ही इसमें कम आ रहे हैं सेट में, हमें निश्चिंत होकर के क्या करना है? धैर्य बना करके तैयारी करनी है। देखना है, पहली बार कम आए हैं, आप जा करके देखो पहली वीडियो को, वहाँ पर पूरा कंटेंट दिख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब अपने आप को क्या और बेहतर महसूस करोगे। अब हो सकता है कि आप, हमने अभी 44 क्वेश्चन लगाए, उन 44 क्वेश्चनों में आप 40 क्वेश्चन आंसर कर पाओ। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, अच्छी तरीके से करते रहिएगा। तो एक उम्मीद रखिए अपने जीवन में और लगातार क्या करिएगा? मेहनत करते रहिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो मेहनत है वो आपकी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी मजबूती बन जाएगी। जो तकलीफ आपको अभी लग रही है, वो तकलीफ जो है ना, कब पता नहीं हमें पीछे छोड़ देगी। ठीक है, इसलिए बेटर है कि हमको क्या करना है? लगातार वर्क करना है अपना, करते रहिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हमने शुरुआत में स्लाइड दिखाई थी उस स्लाइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में स्लाइड है, उसको देखिएगा। अभ्यास प्रश्नों की हम लोग बात कर रहे थे ना, उनकी, तो उन्हें लगा लीजिएगा। ये PY की लगवाए अभी तक। अब जो प्रश्न है वो अलग प्रश्न है, जो केवल अभ्यास प्रश्न के हिसाब से आप देख लीजिए, रैंडमली है, लेकिन ये प्रश्न भी आज के पेपरों में देख लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इनको भी आपको देख लेना है। ठीक है, देखिएगा, देखो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न देखो। देखो अब मैं ऐसे ही रैंडमली पढ़ते हुए जा रहा हूँ, आपको लगाते चले जाना है। ठीक है, आंसर करते चले जाना। बताओ, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? ये प्रश्न है। सभ्यता का पालना किस महादेश को या किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को कुछ मतलब नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब क्या हो जाएगा? अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना, जबकि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया को। किसे कहते हैं? एशिया को। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो पता होना चाहिए, हिमालय देखो नहीं करेगा, जो हिमालय तो एशिया में ही है। अराकान योमा भारत और म्यांमार के मध्य में है, मतलब ये तो नहीं करेगा। और हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में, ये नहीं करेगा। तो मतलब बचा कौन सा? यूराल। तो यूराल पर्वत जो है क्या हो जाएगा? एशिया को यूरोप से अलग करता है, ध्यान रखना है ना। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, इनके द्वारा क्या होता है? यूरोप जो होता है वो एशिया से अलग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डियो गार्सिया। डियो गार्सिया एक द्वीप है जो कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है। डियो गार्सिया कहाँ? तो हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। अरब सागर में है, प्रशांत महासागर में है, बंगाली खाड़ी में है। ना तो प्रशांत महासागर में है, ना बंगाली खाड़ी में है, ना ही अरब सागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में है, यह आपको ध्यान रखना। हालांकि हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर है, हिंद महासागर का हिस्सा बंगाली खाड़ी है, तो इन दोनों में नहीं है, नीचे की तरफ ध्यान रखना है। श्रीलंका से जब नीचे की ओर जाते हैं तब यहाँ पर है। इस पर किसका अधिकार है? डियो गार्सिया पर, तो ब्रिटेन का अधिकार है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पूछ रहा है सर सार्क की स्थापना कब हुआ है? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ है। सार्क का फुल फॉर्म क्या बताऊं? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ है। सार्क का फुल फॉर्म क्या बताऊं? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन, इसे दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1985 में हुआ है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 8 सदस्य देश हैं? तो आपको 8 को याद कर लेना कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? यानी कि श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। यानी कि ये 8 देश क्या हो जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो मालदीव भी इसमें है, तो मालदीव भी इसमें सार्क में है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट कर रहा है वो सार्क की बात कर रहा है ना। सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश है, बताइए बिना आपको कितने देश हैं? 8 देश सार्क में है। ठीक, कितने देश हैं? 8 देश। ठीक है, अब कर रहा है मालदीव की बात कर रहा है, तो मालदीव बताइए। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया है।
मालदीव की भाषा विदेही है। मालदीव की भाषा क्या है? विदेही। तो ये भाषा पूछी जाती है, विदेही है। मालदीव की जो अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? पर्यटन पर। किस पर निर्भर है? पर्यटन पर। मालदीव क्या है? 1.5 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। तो वो प्रश्न बस वही बना के दिया है कि मालदीव समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो कितने पर है? 1.5 मीटर। कितने मीटर पर? ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो मालदीव के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। अभी मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मालदीव के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। कमेंट करो, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ये बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए छोड़ दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में देना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, देखिए क्या क्वेश्चन है। भारत का आकार किसके, मतलब श्रीलंका का, सॉरी श्रीलंका का आकार किसके समान, ये प्रश्न पूछ रहा है। श्रीलंका का आकार किसके समान है? अब मैंने ये शुरुआत में आपको बताया, कल हम जब पढ़ रहे थे सबसे पहले हमने श्रीलंका को ही पढ़ाया था आपको, तो श्रीलंका के बारे में सब कुछ बताया था आपको, तो उसी ने पूछ लिया। तो क्या कह रहा है? शिप के समान है, घोड़ा के नाल के समान है, सेब के समान है, ये आंसू के समान है। तो मैं बताता आंसुओं के आकार का देश किसे कहते हैं? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी श्रीलंका जो है वो ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जनवरी 1948। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? ये हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है? गलत माने जाएंगे ये। ठीक है, याद रखना। तो 4 जनवरी 1948 को क्या हुआ है? श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में बताया सब कुछ आपको। और 4 फरवरी को ही श्रीलंका क्या करता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है? देखो आ गया नहीं आ गया? वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी देखो, कैडी सबसे पहली राजधानी है, कोलंबो उसके बाद की राजधानी है, उसके बाद जयवर्धनेपुरा जो है या जयवर्धनेपुरम क्या है? वर्तमान की राजधानी है। यानी श्रीलंका की ये सभी राजधानी है। लेकिन देखेंगे तो इसमें पूछा क्या है? उन्होंने पूछा वर्तमान राजधानी क्या है। तो वर्तमान राजधानी के हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लो। यहीं पर हम्बनटोटा बंदरगाह है ना, वो कौन विकसित कर रहा है? अब तुमको पता होना चाहिए हम्बनटोटा बंदरगाह जो कहाँ पर है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह, जाफना द्वीप, एलिफेंटा जो दर्रा है, ये सब कहाँ पर है? और एक महाबली गंगा नदी कहाँ की है? सब श्रीलंका की है। सब बताया हुआ है आपको, तो आपको ध्यान रखना है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? तो श्रीलंका में है। इसको विकसित कौन कर रहा है? वो कर रहा है चाइना। यानी चाइना ने क्या कर लिया है? इसे लीज पर ले लिया है। किस पर ले लिया? लीज पर। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या देखिएगा, जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? आगे नहीं आ गया? जाफना, जाफना द्वीप में है ना क्या है? तमिल समस्या है। मैं आपको बताया था कल, LTTE लिट्टे की समस्या है, ध्यान रखना है। तो जाफना द्वीप जो है वो श्रीलंका का सबसे उत्तरी भाग है। अब वो कह रहा है कि मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो इसके बीच में पॉइंट पेट्रो, श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? पॉइंट पेट्रो है। एलिफेंटा का एक दर्रा है वहाँ पर, और हम्बनटोटा का एक बंदरगाह है। लेकिन अगर बात की जाए पूरा जाफना द्वीप को, जैसे मान लीजिएगा ये श्रीलंका का मीप है, ये श्रीलंका का मीप है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। तो अब यहाँ पर क्या है? एक दर्रा है, एक पास है, उस पास का नाम क्या है ना? उस पास का नाम एलिफेंटा दर्रा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। यानी जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है कौन करता है? तो एलिफेंटा दर्रा जो है वो अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी बताइए आपको, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी? महाबली गंगा। कौन सी नदी है? महाबली गंगा भारत की है, भागीरथी गंगा का ही नाम है। कोसी जो है वो क्या है? गंगा की सहायक नदी है। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, नेपाल से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? ये प्रश्न आ रहा है। कल आपको बताया पूरा नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। वो 5 राज्य कौन कौन से थे? मैप में आप देखिएगा, सब कंटेंट बताया हुआ है आपको। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में सिक्किम है। तो 5 राज्यों से सीमा लगाता है नेपाल। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर स्थित है पूछ रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर? बृहद हिमालय पर है, मध्य हिमालय पर है, शिवालिक हिमालय पर है, या ट्रांस हिमालय पर है? आपको पता होना चाहिए हिमालय के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें क्या बी ऑप्शन जो है इसमें राइट माना जाएगा। यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो मध्य हिमालय पर स्थित है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो ध्यान, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। ये हमको बता दिया आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब प्रश्न पूछ रहा है भूटान के संबंध में, पूछेगा तड़ित झंझावात, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है।
तटीय झंझावात मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। किसे कहा जाता है, किस देश को? भारत को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, भूटान को कहते हैं या नेपाल को कहते हैं। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान। वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है या तटीय झंझावात के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है, भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान। तो भूटान के संबंध में दूसरा प्रश्न उठा गया, ताला चूखा दोगाछू। ताला चूखा दोगाछू जो परियोजनाएं हैं वो किसके सहयोग से, है ना, बनाई जा रही है? तो आपको बताएगा तो भारत के सहयोग से। किसके सहयोग से? भारत। यानी भारत जो है वो क्या कर रहा है, इन योजनाओं में भूटान का सहयोग कर रहा है, वो बना रहा है, वहाँ चल रही है ये योजना। हालांकि ताला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलीगढ़। ताला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलीगढ़ प्रसिद्ध है। लेकिन ताला परियोजना कहाँ चल रही है? भूटान में चल रही है। ताला परियोजना कहाँ चल रही है? भूटान के अंतर्गत चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। देखो क्या कह रहा है वो, 1971 है ना, ये बांग्लादेश का क्वेश्चन है। 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? 1971 से पहले तो वो पता होना चाहिए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो जगह हो गया था, एक तो इस तरफ था भारत के, एक इस तरफ था। तो ये तो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, और ये क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान था। क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये दो नाम थे, लेकिन क्योंकि जब विवाद हो गया तो 1971 में क्या हो गया ये? तो 1971 में ये बनेगा बांग्लादेश। तो वो कह रहा है 1971 से पहले क्या था ये? तो 1971 से पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। क्या हो जाएगा? पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान का जो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, तो अब वर्तमान नाम पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। और पाकिस्तान तो दिख ही रहा है आपको, इसी के बाद ऑप्शन दे दिए सब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, इसमें बांग्लादेश के संबंध में क्वेश्चन है। ये भी क्या है? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दी है? यानी कि जब ये पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो इसे देश की मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन इसने मान्यता कब दे दी थी? तो वो दे दी थी दोस्तों 1972 में, है ना। यानी 1971 में ये अलग बना है ना, बांग्लादेश बन गया है। लेकिन 1972 में क्या कर दिया इसने? एक देश इसको मतलब स्वीकार कर लिया था कि अब ये हमसे बाहर निकल गया है, ये देश बन गया है। ठीक है, उसका रीजन क्या था? ये लोग जो थे पूर्वी पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान का मूल निवासी नहीं मानते थे। तो और जो शेख मुजीबुर रहमान थे उस समय चुनाव जीत गए थे, तो वो कायदे से प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन इनको इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। उसके बाद में क्या हुआ? भारी बवाल हो गया। उस बवाल में क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान ने उस समय हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे सहयोग लिया और एक अलग देश बना दिया। क्या कौन सा देश बना दिया? वो देश हो गया बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। तो समझ में आ रहा है बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश भारत का नाती है। क्या है? नाती। और बेटा कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कौन बना है? बांग्लादेश। और भारत जो है वो क्या है? पिता है। तो भारत का क्या है? बेटा पाकिस्तान है। उसके बाद बांग्लादेश क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। नाती कौन हो जाएगा? नाती। ठीक है, ये कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सूर्यसेन के बारे में। सूर्यसेन एक मतलब क्रांतिकारी व्यक्ति थे, यानी चटगांव जो शस्त्रागार है उसको लूटा था। ये भी हमने कल बताया था। कल लूटा था? 18 अप्रैल 1930 को, है ना। 18 अप्रैल 1930 को क्या किया था? सूर्यसेन ने जो चटगांव शस्त्रागार था उसे लूटा था। चटगांव बंदरगाह कहाँ पर है? बांग्लादेश में ही है। चटगांव जो बंदरगाह उसको कौन विकसित कर रहा है? चाइना कर रहा है। जिस प्रकार से हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है? श्रीलंका में है। उसको विकसित कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो चाइना जो हमारे चारों तरफ क्या है? हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना, यही हो जाएगा। तो सूर्यसेन का एक क्रांतिकारी है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को क्या किया था? चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था। ये आपको ध्यान रखना, और इसीलिए क्या किया गया था? अंग्रेजों द्वारा इन्हें 1933 में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात किया जाए तो क्या चटगांव बंदरगाह कौन, देखो आ गया ये प्रश्न, यही रिपीट कर दे रहा है। देखो क्या दे दिया? चटगांव बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? ये पूछ रहा है। तो चाइना कर रहा है। कौन कर रहा है? चाइना। चटगांव बंदरगाह कहाँ पर है? तो चटगांव बंदरगाह जो है वो कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश में। कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं आगे, देखिए क्या है। तो कह रहा है भारत का कौन सा बांग्लादेश मतलब कौन सा राज्य, यहाँ क्या लगा देखिए राज्य, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो हमने आपको जस्ट इससे पहले ही बताया हुआ है। असम तो नहीं हो सकता है, असम सीमा लगाता है बांग्लादेश से। मिजोरम सीमा लगाता है। बिहार सीमा नहीं लगाता है। त्रिपुरा भी सीमा लगाता है, लेकिन त्रिपुरा क्या बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर तुम देखो तो ये बांग्लादेश इस प्रकार से बन जाता है कुछ। तो देखो ये क्या है? ये हमारा त्रिपुरा लग जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो यहाँ इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश है, और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश की सीमा लग जाती है। तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है राज्य है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए क्या प्रश्न है। नहरों का देश किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था नहरों का देश
नदियों का देश, ये सब बताए थे आपको। तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, ये सब बताया था आपको, ठीक है। तो नहरों का देश किसे, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान को, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसमें देखते हैं, पाकिस्तान के संबंध में क्वेश्चन है ये। देखो, पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया है, ये पूछा था, यानी कि इन्होंने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था, तो कब कर लिया था, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो एक 1956 में, 1957 में, 1955 में, 1959 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि 1956 में कर दिया था पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हो रहा है अबोटाबाद, अबोटाबाद में लादेन को मारा गया था। लादेन क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी था, ठीक है, दाना, जिसने अमेरिका में क्या किया था, हमला किया था, तो उसी के संबंध में है। तो ओटावा जो जगह है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, और लादेन को वहीं अमेरिका की फौज ने मारा था। कब मारा था, 2 मई 2011 को। कब मारा था, 2 मई 2011 को मारा था, ध्यान रखना। तो मई तो समय कॉमन दिया उन्होंने, 13 है, 13 14 बार 2011 को। कब मारा है, 2011 को मारा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे हम देखें तो आगे समझ लीजिएगा। देखो, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, देखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है, ठीक है, इसको समझो क्या है इस प्रश्न में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये पूछ रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कल हमने बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, तक्षशिला पाकिस्तान वर्तमान में आ जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। किसने बनवाया था, राजा तक्ष ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में है नहीं, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा है, पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से, है ना, पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का जो बाजार है वो कहाँ पर है। ये इलीगल जो वेपन्स जो है वो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में, या कहाँ बाजार है, तो वो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहाँ पर क्या इलीगल रूप से क्या है, जो भी वेपन्स हैं वो मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आतंकवादी फल फूल रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में। क्यों फूल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबका इलीगल रूप से खुला बाजार चलता है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान से अफगान जाने का मार्ग कौन सा है, यानी पाकिस्तान से यदि हमें कहाँ जाना है, अफगानिस्तान जाना है, तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान देखो, खैबर दर्रा मैंने बताया था आपको, गोमल दर्रा बताया था, ये दोनों दर्रा जो है वो किस मतलब उसमें है, तो आपको पता होना चाहिए, बताओ किस पर्वत श्रृंखला में है। आप इसे आंसर करिए कमेंट में, ठीक है। यानी खैबर दर्रा और गोमल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है, पाकिस्तान के अंतर्गत, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, ठीक है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछ रहा है वो, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का मार्ग दोनों दर्रों से जा सकते हैं, खैबर दर्रा से भी और गोमल दर्रा से भी। और पता होना चाहिए, भारत पर जितने भी तुर्क आक्रमण हुए हैं, जितने भी अरब आक्रमण हुए हैं, तो ये तुर्क आक्रमणकारी में अगर हम देखें, जैसे अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो भारत में आने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो वो कौन है, खैबर दर्रा से इंडिया में आया था। महमूद गजनवी था, वो भी खैबर दर्रा से इंडिया में आया था। मोहम्मद गौरी था, वो भी किससे आया था, खैबर दर्रा से भारत में आया था। तो सब क्या खैबर दर्रे के हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक। बाकी इसका आपको आंसर करना है कि किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये दर्रा आता है, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा, बताइएगा ये प्रश्न बताओ, इन प्रश्नों में आंसर। प्रश्न पूछ रहा है IC-814, एक विमान का नाम है IC-814। IC-814 विमान नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से जा रहा था और इसका अपहरण कर लिया गया था। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। वो उतारा कहाँ गया था, मतलब पाकिस्तान में उतारा गया था। कहाँ उतारा गया था, लाहौर में, इस्लामाबाद में, अबोटाबाद में या पेशावर में। तो दोस्तों कहाँ अपनाया गया, कहाँ उतारा गया था ये, तो लाहौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IC-814 विमान जो था, जो अपहरण किया गया था नेपाल से, उसे कहाँ पर लैंड किया कराया गया था, पाकिस्तान में। तो वो कराया गया था कहाँ, लाहौर में। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। पाकिस्तान के किस स्थान पर हुआ है, कल हमने आपको ये कल बताया भी है। लाहौर में हुआ था, अबोटाबाद में हुआ था, तालबंडी में हुआ था, ये पेशावर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तालबंडी में। कहाँ हुआ था, तालबंडी में। तो गुरु नानक जो है वो क्या है, गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। और तालबंडी में इनका ही जन्म हुआ था, जहाँ पर क्या ननकाना साहिब है। क्या है, ननकाना साहिब कहाँ है, तो ये यहीं पर ही हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो समझो, इन तीनों क्वेश्चन के साथ लगा लेना है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ रहा है। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, है ना, बर्तन पूछ रहा है, प्रसिद्ध है। तो मुल्तान है ऑप्शन ए, जकुआबाद है, बलूचिस्तान है,
या लाहौर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मुल्तान हो जाएगा। यानी पाकिस्तान में विश्व प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के लिए, बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा हो जाएगा, मुल्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुल्तान। ये मुल्तान जो है कहाँ है, पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो देखो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल जिसका कितना टेम्परेचर है, 56 डिग्री सेल्सियस, जो कहाँ पर है, जकुआबाद। कहाँ पर, जकुआबाद में। और जकुआबाद कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अब यहीं पर तुम्हें प्रश्न का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इससे पहले हम कल भी ये प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे, एक बता दीजिएगा कौन सा है। ठीक है, हालांकि यही बता दे रहे हैं, विश्व का प्रथम मतलब दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया है कि अभी वर्तमान में 2023 में जो सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है, वो किसे किया गया, वो आपको आंसर करना कमेंट में। 2023 में सबसे गर्म स्थल किस देश में है और कितना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बता दूं, उसका टेम्परेचर है 56.7 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उस जगह का नाम क्या है, ये आपको कमेंट में करना है। 2023 में दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी इसकी खोज हुई है, तो कौन सा है, कहाँ नापा गया है सबसे जो गर्म स्थल है वो, तो ये बता देना है आपको। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, इसको मैं आगे कर ले रहा हूँ, स्लाइड को देखो, ये स्लाइड दिया है, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। यानी बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, कुवेटा है, जवेटा है, या अबोटा है, या मुल्तान है। तो मुल्तान तो क्या हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तनों के प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी कुवेटा है। क्या है, कुवेटा। कुवेटा कहाँ पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से राज्य है। जिस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य क्या है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के, अगर तुम देखो ये पाकिस्तान का मैप अगर हम बनाए यहाँ पर, ये पाकिस्तान का मैप है। ठीक है, लगभग तो ये वाला जो एरिया है बलूचिस्तान वाला है। बलूचिस्तान की राजधानी कुवेटा है। बलूचिस्तान के नीचे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, ग्वादर बंदरगाह है। और इस ग्वादर बंदरगाह को किसको दे दिया गया है, चाइना को दे दिया है। यानी किसे दे दिया है, चाइना को। देखो दिख रहा है आपको, चाइना हमको चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। चटगांव बंदरगाह चाइना बना रहा है बांग्लादेश में, हमनटोटा बंदरगाह चाइना बना रहा है श्रीलंका में, और ये ग्वादर बंदरगाह चाइना बना रहा है कहाँ है, पाकिस्तान में। चारों तरफ से हमको घेर रखा है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ध्यान रखना है, बलूचिस्तान क्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी राजधानी कुवेटा है। बलूचिस्तान एक अशांत एरिया है। पाकिस्तान के जो मूल निवासी हैं वो बलूचिस्तान के निवासियों को अपना नागरिक, मतलब नागरिक तो मानते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं इन्हें मोहब्बत करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग बगावत करते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें आज़ाद कर दो, हमें अलग होना है। तो इस तरह से मांगे उठती है। तो वो मांगे किस राज्य में उठती है, बलूचिस्तान में उठती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब कहाँ पर है, बलूचिस्तान के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, देखिएगा थार मरुस्थल की बात की जाए। थार मरुस्थल पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल, देखो थार किसके नाम, तो ये भारत में थार बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या, थार है। खालिस्तान शब्द है ये, यानी चोलिस्तान किस नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान नाम। यानी थार मरुस्थल पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, अफीम उत्पादन है ना, ये पूछ रहा है। अफीम उत्पादन के 3 देश हैं जिन्हें हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। हमने कल आपको बताया था ट्रायंगल बना करके भी, और फिर मैप किस में आया था, तो आप देखिए मैप में जाकर के वहां पर, फिर देखो इस क्वेश्चन को लगाइएगा। तो गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, तीनों ही क्या है, मतलब ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी गोल्डन ट्रायंगल में शामिल देश कितने, 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ईरान की राजधानी का नाम क्या है, तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, ये लगा देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या, आ गया, काबुल है। क्या है, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। नेक्स्ट देखो प्रश्न पूछ रहा है, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में, यानी अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। यह कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। तो मतलब कहाँ से आया था, ये पूछ रहा है ना, कहाँ से आया था। यानी महमूद गजनवी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 16वें आक्रमण में इंडिया में, तो ये कहाँ से आया था, गजनी से आया था। कहाँ से आया था, गजनी से। तो जो गजनी से ही आक्रमण करते थे सब लोग। और गजनी कहाँ है, तो गजनी अफगानिस्तान में। कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी किसे कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भारत की द्वितीय राजधानी किसे कहते हैं। भारत की देखो कई तरह से राजधानियाँ हैं। भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। भारत की
सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। उसी तरह से पूछ रहा है यहाँ पर। तो अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कंधार को। किसे कहते हैं? कंधार। मामा सोनी का क्या था? कंधार का ही था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काबुल इसकी क्या है? राजधानी है। गजनी से कौन आया? महबूब नबी आया। बामिया में क्या है? तो बामिया में देखो अगला क्वेश्चन दिया ही है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी जिसे तालिबानियों ने 2004 में बम से उड़ा दिया था? 2004 में क्या किया था? बम से। तो बामिया में कहाँ थी? बामिया। बामिया जो जगह है वो कहाँ है? अफगानिस्तान के अंतर्गत है। इसी में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गौतम बुद्ध की कहाँ थी? तो यहीं पर थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपसे जैसे देखा जाए दुनिया में सर्वाधिक किसी की मूर्तियां हैं तो किसकी प्रतिमा सर्वाधिक है? तो ध्यान रखना वो हो जाएगी गौतम बुद्ध की। किसकी हो जाएंगी? भगवान गौतम बुद्ध की हो जाएंगी। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अफगानिस्तान का सलमाबाद, अफगानिस्तान का सलमाबाद है ना, और संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है? ये पूछ रहा है। कौन बनवा रहा है? कल बताए थे आपको कई सारे, यानी अफगानिस्तान में कई सारे रोड, कई सारे बांध, कई सारे मतलब हॉस्पिटल और उसकी संसद। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? सूरा। क्या क्या है? सूरा। तो सूरा किसकी संसद है? अफगानिस्तान की। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब कौन बनवा रहा है? भारत। कौन बनवा रहा है? भारत बनवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। यानी भारत ने क्या किया है? यहाँ पर इन सब चीज का निर्माण करवा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए क्या है प्रश्न, म्यांमार के संबंध में प्रश्न है सब के सब। तो देखो लगाओ, देखो क्या कह रहा है, म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या है? तभी बताया है, म्यांमार की राजधानी नेपीदा है। क्या है? नेपीदा। नेपीदा किसकी राजधानी? म्यांमार। टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो। और नेमपेन किसकी राजधानी है? नेमपेन है कंबोडिया की। नेमपेन किसकी है? कंबोडिया की राजधानी का नाम नेमपेन है। हनोई किसकी है? वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हनोई हो जाएगा। अब टोक्यो किसकी राजधानी है? तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, टोक्यो किसकी राजधानी है? तो बता देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये ध्यान। तो अभी कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं, तीनों के आंसर क्या करने हैं? आपको कमेंट में करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। क्या है? क्यात। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। बात किसकी मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बात। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बात हो जाएगा थाईलैंड की। दीनार किसकी है? तो दीनार दुबई की हो जाएगी। रियाल किसकी है? तो रियाल आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, रियाल किसकी मुद्रा है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल्डन पैगोडा किस देश को कहते हैं? तो आलिसा को, कंबोडिया को, थाईलैंड को, म्यांमार को। तो गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। यानी म्यांमार को क्या बोला जाता है? गोल्डन पैगोडा के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से, है ना, पूछ रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? प्रश्न है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा। भारत शासन अधिनियम 1935 से 1937 में भारत का जो मतलब हिस्सा था बर्मा वो अलग हो गया था। ध्यान रखना है। तो भारत को 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया है। 1937 में अलग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा या फिर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आप आगे क्या है देखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं, वो पूछना चाह रहा है। कल भी हमने आपको ये पूरा डिटेल बताया था कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो देख लीजिएगा, पटगोई बुम भी है, सारामती भी है और अराकान योमा है। अराकान योमा का हिस्सा ज्यादा पड़ जाता है तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगी। यानी भारत और म्यांमार के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये तीनों पर्वत श्रेणियां, पटकोई बुम, सारामती और अराकान योमा, ये तीनों श्रेणियां क्या है? भारत और म्यांमार के मध्य में है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा म्यांमार को गिफ्ट में दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या? कोको द्वीप जो है वो किसका है? तो ध्यान रखना, म्यांमार का है। वर्तमान में किसका? म्यांमार का। लेकिन गिफ्ट किसको दिया गया था? म्यांमार को दिया गया था, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। लाओस का कुछ है नहीं है, ना ही श्रीलंका कुछ भी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कह दीजिएगा या बहादुर शाह द्वितीय कह दीजिएगा। अंतिम मुगल बादशाह था। इसका मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। बहादुर शाह जफर ये वही व्यक्ति है जिसने 1857 क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद इसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। इसके बाद इसे कहाँ डाल दिया था? रंगून में। और रंगून क्या था उस समय? रंगून जो था वो म्यांमार में था, बर्मा में था। और रंगून में ही क्या इसका मकबरा है। वहीं पर ये क्या हो गया था? मर गया था 1862 के अंतर्गत। ठीक है, 1862 में क्या हो गया? मर गया था।
तो इसका मकबरा कहाँ पड़ जाएगा, रंगून में। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिएगा क्या प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूछ रहा है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती नदी है। महाबली गंगा कहाँ की, तो ये श्रीलंका की है। गंगा कहाँ है, भारत में। साल्वी भी ये देख लेना आप कहाँ पर है, ये देख लेना। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इरावती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, इरावती नदी है। इरावती नदी के बारे में ध्यान रखना है। अब वो दो फिर आगे प्रश्न, अराकान युमा पर्वत कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। कहाँ हो जाएगा, म्यांमार में। अराकान युमा जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर है, तो आपको ध्यान रखना म्यांमार में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सान का पठार। सान का पठार कहाँ पड़ता है, तो सान का पठार पड़ता है, ध्यान रखना म्यांमार में। कहाँ पड़ जाएगा, म्यांमार में। सान का पठार कहाँ पड़ा है, म्यांमार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो तो क्या है, भारत व चीन के अतिरिक्त, है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है, भारत व चीन के अतिरिक्त कौन म्यांमार की सीमावर्ती है, ये पूछ रहा है। भारत को छोड़ दिया जाए और चीन को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा म्यांमार की सीमा और किन देशों से लगती है, प्रश्न कह रहा है आपसे। कंबोडिया और वियतनाम से, तो देखो कंबोडिया और वियतनाम से लगती है, लाओस या मलेशिया से लगती है, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से लगती है, या थाईलैंड और लाओस से लगती है, ये पूछ रहा है आपसे। बताओ कैसे लगती है। देखो बांग्लादेश से लगती है लेकिन इंडोनेशिया से नहीं लगती है, तो इसलिए कट जाएगा। देखो लाओस से लगती है लेकिन मलेशिया से नहीं लगती है, इसलिए कट जाएगा। कंबोडिया और वियतनाम से नहीं लगती, कंबोडिया से लगती है, इसलिए कट जाएगा। यहाँ देखेंगे तो थाईलैंड से लगती है, लाओस से भी लगती है, यानी कि इनके अलावा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम इसको भी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश में आता है, तो श्रीलंका नहीं आता है, भारत नहीं आता है, मालदीव नहीं आता है। ये सभी देश किस में आते हैं, सार्क में आते हैं, जबकि म्यांमार जो है किस में आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आता है आसियान में। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुआ है, 1967 में हुआ है। कब हुआ है, 1967 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता में है। कहाँ पर है, जकार्ता में। इसमें कितने सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 10 सदस्य देश हैं, तो आपको ध्यान रखना, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है ना, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। ये 10 देश क्या है, ये आसियान में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। वही कह रहा है कि म्यांमार क्या है, इसमें शामिल हो जाएगा, तो म्यांमार क्या हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनको लगा लीजिएगा, ये लास्ट हमारी श्रृंखला है, इसको लगा के इसे हम खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, लगाइएगा। देखो चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी शंघाई है। बीजिंग क्या हो जाएगी, चीन की राजधानी हो जाएगी। शंघाई क्या है, शंघाई जो है वो चीन का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर है ना। सबसे बड़ा शहर क्या, चीन का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा, शंघाई हो जाएगा। दिल्ली क्या है, तिमोर लेस्टे की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली है। तिमोर लेस्टे की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, लेस्टे, तो तिमोर लेस्टे की राजधानी का नाम दिल्ली हो जाएगा। सिंगापुर आप जानते हैं, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी हो जाएगी। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो एशिया का मरीज कहते हैं चाइना को। किसे कहते हैं दोस्तों, चाइना को कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चाइना है। कौन सा देश हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो दुनिया का पहला देश हो जाएगा रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर कौन सा हो जाएगा, अमेरिका, फिर क्या हो जाएगा, ब्राजील, फिर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या हो जाएगा, भारत। भारत कौन से नंबर का देश है, 7वें नंबर का। ठीक है, ध्यान रखना। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में ब्राजील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत। तो भारत कौन सा है, 7वें नंबर का है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, तीसरे नंबर का। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हो जाएगा चाइना। कौन हो जाएगा, चाइना। तो चाइना क्या हो जाएगा, ये तीसरा देश माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम देखें तो क्या है, देखिएगा, जनसंख्या के आधार पर क्या पूछ रहा है वो दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला बड़ा देश कौन सा है। तो ध्यान रखना, अब भारत हो गया है, तो हम क्या लगाएंगे, भारत लगाएंगे। अब चाइना क्या है, दूसरे नंबर पर है। चाइना किस पर है, इस पर, तो हम क्या नंबर 1 हो गए। तो पॉपुलेशन में पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 कौन हो गया है, तो भारत हो गया है। अभी हमने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया है, ध्यान रखिएगा। चीन की भाषा का नाम क्या है, मंडारिन है। क्या है, मंडारिन। चीन की भाषा का नाम क्या हो जाएगा, मंडारिन हो जाएगा। ध्यान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो गेहूं और चावल दोनों में संसार में सबसे नंबर 1 उत्पादन में है, तो कौन सा है, चाइना ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। यानी कि इन सब चीज़ों में कौन है, चाइना नंबर 1 है पूरी दुनिया में, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, तो देखो ये प्रश्न लगा लेते हैं, इनको लगाइएगा। देखो लगाओ क्या कह रहा है, प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
तंबाकू उत्पादन में कौन हो जाएगा दोस्तों? तो चाइना हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में बताया कि अधिकतर सब चीजों में कौन है? चाइना ही है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन में कौन है? चाइना है। कोयला उत्पादन कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से लोहे अयस्कों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। लोहे का स्टोर में देखिए कौन है? चाइना है। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया था? तो भारत के राजा कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। उस समय चाइना का रेशम मार्ग चलता था बहुत ज्यादा, है ना, यूरोप के लिए चलता था। उसी समय बीच में क्या है, कनिष्क ने इस पर अधिकार कर लिया था। अब प्रश्न देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखोगे तो देखो ये प्रश्न दिया गया है, समझो इसको क्या कह रहा है वो। तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? तो तिब्बत पर चीन ने कब्जा कब कर लिया था? तो तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1959 में। कब कर लिया था? 1959 में कर लिया था। तिब्बत की राजधानी का नाम बताओ। मैंने आपको ये पहली वीडियो में बताया हुआ है कि तिब्बत की राजधानी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तिब्बत की राजधानी, जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं सब आप कमेंट में छोड़िएगा, ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि तुम पढ़ रहे हो हमसे क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए हम तुमसे जानबूझ के प्रश्न पूछते हैं तो पता चले जाइएगा। अब पूछ रहा है ग्रांड नहर किसे जोड़ती है? तो ग्रांड नहर जो है ना दोस्तों, बीजिंग और शंघाई की जोड़ती है। बीजिंग और शंघाई को क्या करती है? ग्रांड नहर जो है जोड़ती है। बीजिंग क्या है? तो बीजिंग श्रीलंका की राजधानी है। शंघाई क्या है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। कौन है? शंघाई। शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है? एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसे कहते हैं? शंघाई को। शंघाई जो है ना, वहाँ मैनचेस्टर बोलते हैं कपड़े उद्योग के हिसाब से। तो मैंने पूरी चाइना में सर्वाधिक कपड़ा जो उद्योग है वो कहाँ पर है? शंघाई में। तो शंघाई क्या हो जाएगा? एशिया का मैनचेस्टर हो जाएगा। अब आपको एक प्रश्न और बताओ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में करना है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इसे कमेंट में बताइए आप, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी पूछ रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? अभी बताया मैंने आपको, शंघाई में है। कहाँ पर है? शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? शंघाई में हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ? शंघाई में है। एक प्रश्न कमेंट में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो बताना है आपको एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी इंपोर्टेंट है, बताइए कहाँ पर है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर वो नहीं है, कोई अलग देश है, उसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? टकला मकान मरुस्थल चाइना में है, ठीक है। पूछिएगा टकला मकान कहाँ पर जाएगा? चाइना में। ये शान का मरुस्थल कहाँ पर है? तो शान का मरुस्थल कहाँ है? म्यांमार में है। थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में है। चोलिस्तान का मरुस्थल कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है चाइना में। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चाइना में। गोबी मरुस्थल चाइना में भी है और मंगोलिया में भी है, दोनों जगह पर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। ये मैंने तुम्हें पूरी कंटेंट वाली वीडियो में फिर मैप के समझाया है, तो आप जाके मत देखो मैप में, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया में कौन सा है ना घास का मैदान पाया जाता है? ये पूछ रहा है, एशिया में कौन सा घास का मैदान? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है। कहाँ पर है? श्रीलंका में। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। और डाउन घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में है। तो बताओ कहाँ पर हो जाएगा? तो पता होना चाहिए, अफ्रीका तो हमारे में है ही, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, तो पटाना श्रीलंका में है। इसका मतलब क्या? एशिया घास का मैदान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? राइट मान जाएगा, ठीक है। यानी कि एशिया घास का मैदान कौन है? पटाना है। अब पटाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? श्रीलंका के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव फ्लावर झील जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो फाइव फ्लावर झील चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना में। फाइव फ्लावर झील कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो चाइना के अंतर्गत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भारत और चीन को अलग करती है, कौन अलग करती है? देखो ये रेखा पूछ लिया इन्होंने, हमने पहले भी बता दिया आपको, ये सब रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए आपको। मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन को अलग करती है, यह 1914 में बनाई गई, खींची गई थी, और ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत है भारत की, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये 1947 में बनाई गई है और ये भारत पाकिस्तान को अलग करती है। जबकि बात करें डूरंड रेखा जो है 1896 में बनाई गई है, ये भारत और पहले मतलब क्या थी? अफगानिस्तान के मध्य में थी, लेकिन अब क्या है, मतलब ये पाकिस्तान और किसके मध्य में हो जाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है अभी डूरंड लाइन। 0 डिग्री लाइन जो है, या जीरो लाइन किसके मध्य में है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में। यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगी 0 डिग्री लाइन। क्या जाएगा? 0 डिग्री लाइन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न दिया गया है, समझिएगा आगे प्रश्न क्या है। देखो ये प्रश्न लगाइएगा आप, ठीक है, लगाओ इनको। अभी 2-3 प्रश्न और रहेंगे, ज़्यादा नहीं है, देखिएगा। तो समझते हैं आगे क्या है। तिब्बत का पठार कहाँ पर है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो चाइना में स्थित है। कहाँ स्थित है? चाइना में है। तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर।
कितनी ऊंचाई है? 5000 मीटर है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगहो नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? वांगहो नदी। जबकि चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी क्या? यांगत्से कियांग है। क्या है? यांगत्से कियांग। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांगत्से कियांग है और वांगहो नदी क्या बोलते हैं? चीन का शोक कहते हैं। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगहो नदी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, इसे आप देखिएगा क्या है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये पूछ लिया, मैंने बताया ये आपको क्या है? यांगत्से कियांग है। क्या यांगत्से? वांगहो नदी क्या है? तो वांगहो नदी चीन का शोक कहते हैं। इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और पो नदी इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी क्या कहते हैं? इटली गंगा। ये कहाँ बहती है? इटली में बहती है। तो इस तरह से हम इसे लगा देंगे। तो आज के लिए दोस्तों हमारे द्वारा ये प्रश्न श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। आप भी इसको क्या करिएगा, मेहनत से ही देखिएगा और इसको हो सके तो अपने प्रश्नों को अधिकतर सही करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लगभग 80 या 100 क्वेश्चन सबसे समथिंग हो सकते हैं। तो इन 100 क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको कितने सही हो सकते हैं वो देखिएगा। कमेंट में बताइएगा भी कि कितने सही आपके हो पा रहे हैं 100 में से। ऐसे मान लो ऑन एवरेज तो कितने सही बैठ रहे हैं, कमेंट में बताओ ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जो भी है स्टडी जीके की सीरीज हम जो है ना आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो भारत के प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। तो उसको आप देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रन देते हैं, ठीक है। जय हिंद।